तो हम डूब रहे हैं इस वक्त। हिंदुस्तान से मिन्नतें कर रहे जी हमारे से बातचीत कर लें, हमारे से गलतियां हो गई, हमने कोई 3 जगह गिरा के मार खा ली, हमें खुदा के वास्ते हमारे से बात कर दे। और वो क्या दहशतगर्दी पहले खत्म करो फिर बात करें जी। कि आग लगी है बस्ती में और सब हैं अपनी मस्ती में। पाकिस्तान तबाही का शिकार है और एक वजीर आजम भी इतना बेबस होता है इस मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ फैक्ट। कभी हम इधर इतने गिरे नहीं हैं जितने आज गिर चुके हैं। एग्रीड। कभी हमारी मायशत इस क्राइसिस में नहीं है जो आज गिरी है। कभी लोगों को इस मुल्क से मायूसी इतनी नहीं जितनी आज है। 8 लाख हमारे नौजवान पढ़े लिखे प्रोफेशनल छोड़ के चले गए मुल्क 7 महीने में। मुल्क पे कांटा डाल दिया, आधा मुल्क टूट गया। कितनी एग्जाम्पल्स हैं। यानी इन्होंने बलूचिस्तान अभी तक रिकवर नहीं किया। खौफ है बलोच इलाकों के अंदर कि वहाँ इतनी नफरत हो गई है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के क्राइसिस उधर पहुँच जाएगा जो सबके हाथ से निकलने वाला है। पाकिस्तान की इकॉनमी IMF का मिल भी, पहले तो IMF के पास अगर जाना पड़ेगा इनको। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सत्य समाचार में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में जिस प्रकार से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है और पाकिस्तान में एक अंदर से ही एक चिंगारी सी सुलग रही है जो कब विस्फोट बन के वहाँ फट जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। इसको देखते हुए भारतीय गवर्नमेंट को भी अपने सीमावर्ती इलाकों को अलर्ट पे रखना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय भी पाकिस्तान में एक विद्रोह की स्थिति पैदा हो उस समय हमारे बाउंड्री, हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हों, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे ही विद्रोह शुरू होगा वैसे ही वहाँ की जनता भारत में घुसने का प्रयास करेगी, जैसे बांग्लादेश के समय हुआ था। इसको देखते हुए भारत को अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को बिल्कुल अलर्ट पे रखना चाहिए। तो देखते हैं पूरा वीडियो कि पाकिस्तान में ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। धन्यवाद। नहीं तो वो रुपया जो डिफॉल्ट के ऊपर गया तो वो आप सोच नहीं सकते कि मुल्क क्या होगा। तो जब जाएंगे महंगाई आएगी, क्योंकि इन्होंने तो मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर दी है। ये तो दुश्मन भी ना करता जो इन्होंने किया 7-8 महीने में मुल्क की। यानी जो हमारी कैपेसिटी है कर्जे वापस करने की, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, इंडस्ट्री, टैक्स कलेक्शन, वो सब नीचे चली गई है और ऊपर से कर्जे बढ़ गए हैं। तो इन्होंने तो वो मुल्क से किया है जो कि अगर कोई दुश्मन होता वो ना करता। जो इकोनॉमिक्स समझता है, पॉलिटिक्स समझता है, सबको पता है कि हम श्रीलंका के सिचुएशन से कोई महीना दूर हैं। श्रीलंका सिर्फ 2.25 करोड़ लोग थे, यहाँ 22.5 करोड़ अवाम है। Just imagine that. एक दफ़ा ये शुरू हो गया इंतशार जो होने वाला है। बिजनेसमैन सड़कों पे हैं, पैसे हैं नहीं इनके पास LCs खोलने के लिए। $4 अरब की वहाँ गुड्स पड़ी हुई हैं वहाँ कराची पोर्ट के ऊपर। शॉर्टेजेस आनी शुरू हो गई हैं। आगे ख़तरा तेल नहीं होगा। जब आपकी रेमिटेंसेस भी गिर गई हैं, एक्सपोर्ट्स भी गिर गए हैं, तो डॉलर तो कम आने शुरू हो गए। तो हम डूब रहे हैं इस वक्त, डूब रहे हैं, वाकई डूब और रहे हैं। अगर ये इस वक्त ना कदम उठाएंगे, और एक ही कदम है कि आप किसी तरह स्टेबिलिटी पैदा करें। मुल्क की मईशत का हाल ये है कि IMF वजीर आजम की कॉल के बावजूद पाकिस्तान ना आया और अब अपनी तमाम शराइत मनवाने के बाद अगले हफ्ते आने का इम्कान है। आलमी बैंक $1 अरब देने से मुकर चुका है और दोस्त ममालिक कर्ज देने के लिए IMF के मुआहदे की तरफ देख रहे हैं। नतीजा ये है कि कौमी खजाने में इस वक्त सिर्फ $4 अरब बचे हैं। तो अगर ये तसल्ली की बात है तो फिर आए हम भी सरप्राइज खेलते हैं। मुल्क में इतनी महंगाई है कि कीमतों के रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अगर एक दिन राशन खरीद लें तो दूसरे दिन कीमत पर नहीं मिलता उसी। बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ाने का फैसला हो चुका है। 9 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सनतें बंद होने से बेरोजगारी का सैलाब आ रहा है। लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। अगर ये सूरत हाल तसल्ली बख्श है तो फिर आए ना हम भी सरप्राइज खेलते हैं। जनाब, गैस की कमी समझ में आती है, लेकिन गंदम जो हमारे मुल्क में पैदा होती है वो क्यों शॉर्ट हो जाती है, किसी को कोई खबर नहीं है। गरीब आदमी 10 किलो आटे का थैला हासिल करने के लिए मीलों लंबी लाइनों में लग रहा है या आटे के ट्रक के पीछे जीतने के लिए भागकर अपनी जिंदगी तक हार रहा है। अगर ये सब कुछ ठीक और काबिल कबूल है तो फिर आए हम भी सरप्राइज खेलते हैं। डॉलर का ऐसा बहरान है कि LCs ना खुलने से जान बचाने वाली अद्वियात के खाम माल का बहरान और इलाज में रुकावटें हैं। मुल्क डिफॉल्ट के किनारे पर खड़ा है और सब सियासतदान एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ हैं। अगर मुल्की मसाइल का ये हल काबिल कबूल है तो फिर आए
हम भी सरप्राइज खेलते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि जिस मुल्क में आप आज अपने इक़्तिदार के लिए सरप्राइज खेल रहे हैं ना, वो इक़्तिदार इस मुल्क के अवाम ने अपने वोट से आपको दिया है और वही देते हैं, और ये वोट का मरहला अब आने को है। अगर आपने इस अवाम के लिए किसी खुशकुन सरप्राइज का बंदोबस्त ना किया तो यकीन करें कि अवाम इलेक्शन में आपको ऐसा सरप्राइज देंगे कि आप सरप्राइज करना ही भूल जाएंगे। कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो ये कहते हैं कि वो भारत के साथ बात करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने यूएई की सरकार को कहा है, और उन्होंने कहा है कि हम मोहम्मद बिन ज़ैद को ये रिक्वेस्ट डाली है कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, तो आप भी अपना किरदार अदा करें। पिछले कुछ हफ्तों से ये बात हुई, लेकिन हिना रब्बानी खर ने डेवोस में कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे दोस्त नहीं है, और पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी की शक्ल में पार्टनर नहीं देखता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों। देखिए, एक तरफ कि आपकी जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स है वो पैगाम दे रही है कि हम समझते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी ऑफिस में है तब तक बात नहीं हो सकती, और वो कहती हैं कि मोदी साहब के जो पुराने जो प्रेडेसेसर्स थे, मनमोहन सिंह साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनमें ये खूबियाँ थी लेकिन मोदी साहब में ये खूबी नहीं है। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, इस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की सिचुएशन ये है माज़र चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म जो हैं वो PMLN के हैं, वज़ीर ख़ारजा और मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं, और ये इन्होंने डेलिबरेटली ली हैं चीज़ें ताकि ये इमरान खान से पावर भी ली तो नवाज शरीफ और उनके भाई और उनके बच्चे जो हैं इस चीज़ में गंदे हों कि ये वज़ीर आज़म है, ये मुल्क कंट्रोल नहीं करे, और वज़ीर ख़ारजा और मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो हैं वो अपने ताल्लुकात इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ठीक करें ताकि वो कल को 2023 में इलेक्शंस में बिलावल को वज़ीर आज़म बने जब, तो उनका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर हो। सो ये है बेसिकली पीपल्स पार्टी की कोर स्ट्रैटेजी, और PMLN की पावर में आने की स्ट्रैटेजी ये थी ताकि उनके केसेस जो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट ने शुरू किए हैं वो बंद किए जाएं। अब ये होगी बेस। अब ये जो बात कर रहे हैं, क्योंकि PMLN जो है वो हिस्टोरिकली उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता रहा है कि देखें जी ये मोदी के यार हैं, इनके ऊपर देखें नवाज शरीफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनके भाई शहबाज शरीफ, इन लोगों पे यार था। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 2015 में पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ये मोदी के यारों के नारे लगा के गंदा करते रहे नवाज शरीफ को और उसके भाई को, और डीप स्टेट भी इस चीज़ में इन्वॉल्व रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो आज सारे भारत से बात करना चाहते हैं, नवाज शरीफ भी करना चाह रहे हैं, तो नवाज शरीफ यही चीज़ें कहते हैं कि ये आप पहले क्यों नहीं मानते। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके नीचे जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर, जो दोनों पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, ये इतने हॉक क्यों है, ये क्वेश्चन है। ये बड़े तरीके से, ये हॉक होने का एक तरीका होता है कि अब हिना रब्बानी खर डेवोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, एक एनुअल मीटिंग आपको पता होती है, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी इंडिया जो है उसका जो स्टेटस है वो हिंदू रियासत बनने जा रहा है और वो अब सेकुलर नहीं रहा, और भारत के अंदर मोदी की हुकूमत में जो इंडिया का जो सेकुलर चेहरा था वो नहीं है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि टेक्निकली तो जिस किसी मुल्क ने अगर कोई हिंदू रियासत बनना चाहता है या मुसलमान रियासत बनना चाहता है या सेकुलर बनना चाहता है, सो वी शुड लीव इट टू द पीपल ऑफ दोस कंट्रीज। टेक्निकली तो ये बात ठीक है। अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बनना चाह रहा था तो दुनिया ने हमारी मदद की, भारत के उस वक़्त के लोगों ने भी हमारी मदद की, ग्रेट ब्रिटेन ने भी हमारी मदद की, और हमने भी अपनी इस शक्ल में आए। आज अगर इंडिया हिंदू स्टेट बनना चाहता है तो उनको बनने दें, इसमें मेरा आपका ज़ैद बकर का क्या उसमें लेना देना। अब ये जो चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको तकसीम और तफरीक बता रहा हूँ कि वज़ीर आज़म दुबई में यूएई जाके, अबू धाबी जाके तरले कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है बात करने की, और वज़ीर ख़ारजा और जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉरेन अफेयर हैं वो दोनों हॉक हैं। अगर आपको याद हो, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी यूनाइटेड नेशंस में आए
اور انہوں نے آ کے کہا کہ اسامہ بن لادن پہ کوئی کوشچن ہوا کہ آپ کے ملک میں پکڑا گیا ہے یہ وہ، تو انہوں نے مارا گیا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیں ہاں اسامہ بن لادن از ڈیڈ، لیکن پچرا گجرات نریندر مودی از الائیو۔ اب یہ جو چیزیں ہیں وہ ہی از ڈوئنگ اٹ فار ملٹیپل ریزنز۔ ون، انڈیا لفٹ نہیں کرا رہا، سیکنڈ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے، تھرڈ کانسٹیٹوئنسی جو رائٹ ونگ دائیں بازو کی کانسٹیٹوئنسی ہے نارملی جو کہ اس طرح کے ہاکش پرسپیکٹو کو لیتی ہے۔ اور آئی واز ویری ہیپی بیک ان 2013 کہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے فورن پالیسی ڈسکورس کے اندر یا الیکشن رنگ ڈیز کے اندر جو ہوتا تھا نا کہ بیشنگ ہوتی تھی اور انڈیا بیشنگ ہوتی تھی، وہ نہیں ہوئی۔ لیکن 2018 میں عمران خان نے اس کو دوبارہ شروع کیا اور نواز شریف کو ٹارگٹ کیا کہ تم مودی کے یار ہو اور میں انڈیا کو یہ نہیں کرنے دوں گا، وہ نہیں کرنے دوں گا۔ جیسے ہی حکومت میں آئے تو پیغام بھیج دیا جی ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں۔ آگے سے نریندر مودی نے 35 جو ہے وہ ریموو کر کے انہوں نے آپ کو سرپرائز دیا کشمیر کے اوپر پاکستانی جو ہے ان کی لیڈرشپ کے پاس کوئی چوائس نہ رہ گئی، دے اسٹارٹیڈ پلئنگ آؤٹ آف پروپورشن، اور جس سے معاملات ہر روز بگڑتے گئے۔ بعد میں فوج کہتی ہے لیٹس فورگیٹ دا پاسٹ، سیاستدان کہتے ہیں ہم کشمیر کے خون کو نہیں بھول سکتے۔ سو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ابھی بلاول بھٹو زرداری اور ہینا روانی کر یہ جو بیڈ کو اب کھیل رہے ہیں، they are doing it because one, they understand that there is no hope of peace, so why to send messages of peace؟ تو کیسا لگا یہ ویڈیو؟ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ دھنیہ واد۔